Hello everyone, welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. I am Soumya Singh, your science teacher. हाँ, मीन्स मैथ्स के साथ साथ मैं आप लोगों को साइंस भी पढ़ाऊंगी. तो हम लोग आज साइंस की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड ये क्लास है क्लास 9 के बायो के फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का. तो जैसे कि चैप्टर का हमारा क्या नाम है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल यूनिट क्या होता है पहले ये जान लेते हैं. फंडामेंटल यूनिट का मतलब तो पता है, इकाई. मतलब कोई भी चीज अगर बनता है तो उसकी हर चीज की स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब छोटी छोटी चीजों से कोई भी चीज मिलकर बनता है. ये लाइफ है, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है या फिर कह सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब की ये जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ये भी किससे मिलकर बना होता है, उसकी भी एक यूनिट होती होगी ना, स्मॉलेस्ट यूनिट. तो फंडामेंटल का मतलब हो गया बेसिक, यूनिट का मतलब हो गया यूनिट या फिर इकाई. ठीक है, तो हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सेल है. ठीक है, सेल क्या है? सेल हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट है. और सिर्फ बेसिक यूनिट ही नहीं है, सेल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट भी है. ठीक है, अब ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कैसी है ये भी हम आपको चैप्टर में समझाएंगे. फंडामेंटल यूनिट है सेल की. तो देखिए, अगर हम किसी बिल्डिंग की बात करें, किसकी बात करें? किसी बिल्डिंग की, तो वो बिल्डिंग कैसे बनती है? तो हम कहेंगे कि ये ब्रिक से बनती है. ढेर सारे ब्रिक को क्या करते हैं हम लोग, ऐसे 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 करके पूरी एक वॉल ही खड़ी कर देते हैं या पूरी पूरी बिल्डिंग बना देते हैं. तो ये जो एक ब्रिक हुआ, ये क्या हुआ? ये बेसिक यूनिट हुआ उस बिल्डिंग का, हुआ ना, ये बेसिक यूनिट हुआ बिल्डिंग. तो वैसे ही जो हम हैं या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो भी, उनकी भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई सेल. चलिए, अब ये जो सेल है ये आया कहां से? कोई तो रहा होगा ना जो सेल को लेकर आया, मीन्स जिसने सेल की डिस्कवरी की. तो बिल्कुल थे रॉबर्ट हुक. ठीक है, साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक. उन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की. कैसे की? तो बार्क ऑफ अ ट्री, मतलब जो ट्री का ट्रंक होता है उसी के बार्क से उन्होंने क्या किया, उसी की लेयर ली और उसका जब उसको लैब में ले जाके उस पर टेस्ट वगैरह किया तो उन्होंने ये पाया कि वो जो बार्क था वो छोटे 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 कंपार्टमेंट से ऐसे मिलकर बना हुआ था. ठीक है, अब उन्होंने ये कंपार्टमेंट देखे कैसे? क्योंकि अगर वो ऐसे देख लेते तो ऐसे तो हम भी देख लेते ना जाके. नहीं, उन्होंने आंखों से तो देखे नहीं होंगे. कैसे देखे? तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा. और वो माइक्रोस्कोप कैसा था? वो माइक्रोस्कोप प्रिमिटिव था, सेल्फ डिजाइन था. प्रिमिटिव का मतलब पुराना, और ये क्या था? इनका सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था. कैसा माइक्रोस्कोप था? सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था. तो इन्होंने पता लगा लिया कि वो जो बार्क था, ठीक है, ट्री का जो बार्क था वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बना था. इन्होंने उसका नाम दे दिया सेल. अब इन्होंने अपने मन से तो ऐसे दे नहीं दिया होगा कि सेल तो सेल, नहीं, इसका भी कुछ मतलब रहा होगा. बिल्कुल. तो ये जो सेल है ये एक लैटिन वर्ड है. ठीक है, लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है स्मॉल रूम. ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? सेल दे दिया. तो रॉबर्ट हुक ने तो पता लगाया था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से. ठीक है, फिर उसके बाद एडवांस माइक्रोस्कोप बना होगा. तो एडवांस्ड माइक्रोस्कोप से किसने पता लगाया होगा? और क्या उन्होंने भी यही ट्री के बार्क से पता लगाया होगा? इसका भी आंसर है. उसके बाद जब एडवांस माइक्रोस्कोप बना तो 1674 में सर ल्यूवेनहॉक ने सेल का पता लगाया. और वो सेल कैसी थी? वो सेल थी फ्री लिविंग. कैसी थी वो? फ्री लिविंग. और कहां पता लगाया? इन पॉन्ड वाटर. ठीक है, किससे पता लगाया इन्होंने? एडवांस माइक्रोस्कोप से.
चलिए ये तो हो गया। तो अब हमने ये पढ़ लिया कि जितनी भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या भी वो सेल से मिलकर बनी होती है। अब ये तो हमें पता चल गया कि वो ढेर सारी सेल से मिलकर बने, तो मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि कुछ तो ऐसा होगा, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो किससे मिलकर बने होंगे, जो सिर्फ सिंगल सेल्ड होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सेल से तो मिलकर बने, ये हमें पता लग गया। तो अगर कोई पूछ ले कि क्या कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ एक सेल से बने हो, तो बिल्कुल हैं, बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल में जैसे आ गया अमीबा, पैरामीशियम, तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। चलिए ये भी हमने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता, मीन्स क्या क्या होता है सेल के अंदर। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम देखते हैं तो ये क्या है, ये एक सेल है, ठीक है, सेल है। तो सेल की जो ये आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये सेमी परमिएबल होती है। और ये सेमी परमिएबल क्यों इसको हम सेमी परमिएबल कहते हैं, तो सेमी परमिएबल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी सेल से बाहर जो सब्सटेंस हैं, अगर वो सेल के अंदर आते हैं या फिर सेल के जो अंदर के जो सब्सटेंस है वो बाहर जाते हैं, तो उनको बाहर आने जाने पे जो अलाउ या डिसअलाउ क्या करती है, तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कौन से सब्सटेंस है और क्यों आते जाते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो अलाउ या डिसअलाउ करती है सब्सटेंस को सेल के अंदर या सेल के बाहर जाने से। और दूसरी बात ये है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग सेपरेट रखती है। तो दो काम हो गया। सेमी परमिएबल इसको किस लिए कहते हैं, अलाउ डिसअलाउ ये यही करती है, परमिट यही देती है सब्सटेंस को बाहर आने जाने के लिए। और ये इसका काम क्या होता है, ये काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है कि सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है, ठीक है। अब जो एसेंशियल पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यही सेल का मेन, ऑब्वियस सी बात है कि ब्रेन ऑफ सेल है तो सेल का मेन पार्ट भी ये न्यूक्लियस ही होगा। और ये इसका काम क्या होता है, ये सेल को डायरेक्शन देता है, ठीक है, डायरेक्शन देता है। जैसे माइंड हमारी बॉडी में काम करता है, वैसे ये भी क्या करता है, इसीलिए इसको ब्रेन कहा गया है सेल का, ठीक है। जो ब्रेन का काम है वो ये यहां पर करता है, तो सेल को ये डायरेक्शन देता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो ये है न्यूक्लियस, इसमें क्या पाए जाते हैं, तो इसमें क्रोमैटिन मटेरियल पाए जाते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल पाए जाते हैं। और जब सेल डिवीजन होता है, क्या होते हैं, ये क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल पाए जाते हैं। अब यही क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। कैसे, कब बनते हैं, क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है कि जो जीन्स इनमें होते हैं वही इनमें भी होते हैं इसके न्यूक्लियस की वजह से, ठीक है। अब हम बात जब करते हैं क्रोमैटिन या क्रोमैटिन मटेरियल जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, और हमने ये देखा कि जब डिवीजन होता है सेल का तो ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो हमने एक चीज और देखी होगी, ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये क्या है, ये डीएनए है। और यही जो क्रोमैटिन से जब क्रोमोसोम बनता है तो वो क्रोमोसोम क्या कंटेन करते हैं, वो डीएनए ही कंटेन करते हैं। और इन्हीं डीएनए में ये जो होते हैं क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, ठीक है, ये जीन्स होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हो गया। जीन्स का काम क्या होता है ये तो पता ही है, ठीक है, कि हमारे जैसे हमारे अंदर जेनेटिक क्वालिटीज होती है ना कुछ,
तो वो कैसे हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, डीएनए के थ्रू मिलती है ना, तो वही यहाँ पर भी है। तो क्या हमने देखा कि जो इसका एसेंशियल, सेल का एसेंशियल पार्ट होता है या ब्रेन ऑफ सेल होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का काम होता है कि वो सेल को डायरेक्शन देता है। न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल होता है और वो क्या होते हैं, जब सेल डिवीजन होता है तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और वो क्रोमोसोम के फॉर्म में बन जाते हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए कंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हमने देखा कि सेल के अंदर ये कुछ लिक्विड टाइप का है, मतलब ये कुछ भरा हुआ है, ठीक है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका ये होता है साइटोप्लाज्म। अब हमने ये दो चीजें देखी, ये क्या है, ये वैक्यूल है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जैसे अगर हम एक बॉडी की बात करें, अगर हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं और सब ऑर्गन का अलग अलग काम होता है, ठीक है, वैसे सेल में भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये जो वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया और भी बहुत सारे हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इन्हीं की वजह से सेल जो है फंक्शन करता है। ठीक है, और अलग अलग सेल ऑर्गेनेल का अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये हुआ सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो ये सेल होते हैं इनका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है, मतलब हर उसका, जैसे कि नर्व सेल की बात कर ले तो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसका होता है, अमीबा का स्ट्रक्चर दूसरा होता है, तो हम उसको देख लेते हैं। तो ये है अमीबा का, ठीक है, सेल शेप। ये जो होता है अमीबा होता है वो क्या होता है, रेगुलर नहीं होता है। ठीक है, मीन्स ये इर्रेगुलर होता है। ठीक है, ये होता है। उसके बाद ये जो चीज होती है ये ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। फूड ट्रैप, अमीबा को फूड ट्रैप करने में हेल्प भी यही करता है। ये हो गया। अमीबा में एक और चीज होता है, इसका फूड वैक्यूल जो होता है, अभी वैक्यूल हम पढ़ेंगे आगे, तो इसमें हम बता देते हैं कि जो फूड वैक्यूल होता है इसका अलग होता है, जो सिर्फ फूड स्टोर करता है। वैक्यूल का काम क्या होता है, उसका काम होता है कि स्टोर करना, स्टोरेज वाला काम होता है। तो चलिए, ये हो गया। अभी इससे पहले जब हम सेल का स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने ये पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं ये भी हमने बताया था, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये क्या है, सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब इसमें रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है कि जैसे CO2 की बात करें, जो सब्सटेंस की हम बात कर रहे थे वो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया। ठीक है, अगर हम CO2 या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात करें तो क्या होता है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, ये अलाउ करती है इन सब्सटेंस को इससे बाहर या अंदर जाने के लिए। CO2 समझ लो, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है जब सेल के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। जैसे ही हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है तो ये जो कार्बन है तो सेमी परमिएबल अलाउ कर देती है इसको बाहर जाने के लिए। क्यों, बाहर क्या होता है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लो होता है, तो ये अलाउ कर देती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। और यही जो इसका बाहर जाने का प्रोसेस हुआ, तो ये कैसे, तो हमने क्या देखा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से कार्बन डाइऑक्साइड लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रही है, और यही हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो अगर, और फिर क्या करता है, हाँ, जब ये बाहर गई, फिर जब सेल के अंदर ऑक्सीजन डिक्रीज होता है तो फिर ये सेमी परमिएबल मेंबर क्या करती है, ये अलाउ करती है ऑक्सीजन को बाहर से अंदर आने के लिए, क्योंकि अंदर जब डिक्रीज हो जाएगा ऑक्सीजन, मतलब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो हो जाएगा और बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तभी वो क्या करेगी, तब वो क्या करेगी, अंदर आ जाती है। ये जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजन का बाहर से अंदर आने वाला, ये भी डिफ्यूजन। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से कोई सब्सटेंस जब लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है तो वो जो प्रोसेस होता है उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन वाटर में भी सेम प्रोसेस यही होता है, वाटर भी क्या करता है, उसका भी यही होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। लेकिन जो ये प्रोसेस होता है
जैसे ये बाहर ये वाटर है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इसका हाई है। अब ये अंदर आएगा लो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अंदर क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का। जब ये अंदर आता है तो जो ये सेल होती है ये स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, ठीक है। और जो ये वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आया, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों प्रोसेस तो सेम है, बस सब्सटेंस अलग है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है ये दो तरीके का होता है, एक तो एंडो और एक एक्सो। जब वाटर सेल के बाहर के एनवायरमेंट में जब इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है तो ये अंदर आता है, अंदर जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो जब रहता है, जब बाहर से अंदर आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एंडो ऑस्मोसिस। और जब अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है और ये बाहर इसका कॉन्सेंट्रेशन लो रहता है और ये अंदर से बाहर जाता है तो हम इसको कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। तो ये हो गया आपका ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ये था। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। तो सेल प्लांट सेल, एनिमल तो होती ही होती हैं, ठीक है। एक होती जो मेन टाइप है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल ये प्रिमिटिव होती है, मतलब पहले जो सेल्स, प्रिमिटिव सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, एडवांस सेल को हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो हमारे अंदर कैसी सेल्स होंगी, ऑब्वियसली एडवांस होंगी। तो कैसी होंगी, यूकैरियोटिक सेल हमारे अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये बैक्टीरियाज वगैरह में रहती हैं। अब इनमें क्या कैसे डिफरेंस करेंगे, क्या क्या होता है प्रोकैरियोटिक में और क्या क्या होता है यूकैरियोटिक में। तो सिंपल सबसे यही है कि एडवांस है तो इसमें बहुत सारी नई चीजें होंगी, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी जो इसमें नहीं होंगी। तो चलिए देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का सेल साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। इनका सेल साइज स्मॉल होता है 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक। माइक्रोन मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, ठीक है। इनका सेल साइज बड़ा होता है, लार्ज होता है। इनका सेल साइज जो होता है 5 to 100 माइक्रोन होता है, ठीक है। सेकंड है प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है, तो इनका न्यूक्लियस कहता है कैसा होता है, डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, बल्कि यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। मतलब इसमें जो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, एक बेसिक सा अरेंजमेंट पाया जाता है न्यूक्लियस में, उस न्यूक्लियस में उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन इनका जो होता है न्यूक्लियस वो वेल डिफाइंड होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का। इसका मतलब क्या था कि जब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है तो हम लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते हैं, बट इसमें पाए जाते हैं, तो हम लिखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट और इसमें लिखेंगे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट। हमने क्रोमोसोम्स की बात की थी, तो इसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। एक तो सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट रहता है, दूसरा इसमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो सिंगल होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स, ठीक है, सिंगल। अब इसमें क्या है, तो क्या होता है, मोर देन 1, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम्स एक से ज्यादा पाए जाते हैं और इसमें सिंगल पाए जाते हैं, ठीक है, मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। तो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल्स होती हैं एंड यूकैरियोटिक एडवांस सेल होती हैं, ठीक। अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम लोग एडवांस, हमारे अंदर एडवांस सेल हैं। अब यूकैरियोटिक की बात हो रही तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी डिफरेंस पता कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल सेल में। तो हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स की। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें
क्या पाया जाता है और एनिमल सेल में क्या पाया जाता है या फिर क्या नहीं पाया जाता है। तो जो प्लांट सेल होते हैं इनका स्ट्रक्चर बहुत हार्ड होता है। इनका स्ट्रक्चर हार्ड क्यों होता है? क्योंकि इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्यूलोज की बनी हुई एक सेल वॉल होती है, ठीक है। इनमें जो सेल वॉल होती है, बट इनमें सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों? क्लोरोप्लास्ट होता है ना, मींस इनमें प्लास्टिड होता है और इनमें प्लास्टिड नहीं होता है, ठीक है। इनमें जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है। इनमें लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। इनमें क्या? लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। बट इनमें जो होता है, इनके कंपेयर अगर इनसे कंपेयर करें तो जो एनिमल सेल होती हैं प्लांट सेल के कंपेयर में स्मॉल इनमें वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। फिर इनका जो वैक्यूल होता है, मतलब 50 to 90% वो है प्लेस, वो वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कहीं साइड में होता है। तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि न्यूक्लियस प्रेजेंट एट साइड। साइड को साइंटिफिक लैंग्वेज में पेरीफेरी कहते हैं, ठीक है। और यहां पर जो न्यूक्लियस होता है तो यहां पर क्या करेंगे? न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेंटर, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेंटर। तो जो बेसिक चीजें थी वो हमने पढ़ ली। अभी बचा हुआ है सेल ऑर्गेनेल। तो सेल ऑर्गेनेल और भी चैप्टर में जो भी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ अभी इतना आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।